क्या दोस्तों, आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जिसे बचाने के लिए रानी की आत्मा मदद करती है? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे रानी वन के सफर पर, जहां जंगल को बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण को करना पड़ता है। एक रहस्यमय रानी के भूत का सामना। ये कहानी है जहर से जूझ रहे जंगल की, प्राचीन शक्तियों की और एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जिद की, जिसने जंगल को बचाने की ठानी ली। तो लगाइए वीडियो को शुरू और तैयार हो जाइए रोमांचक सफर के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हिमालय की तलहटी में बसा जंगल, जिसे रानीवन कहा जाता था, अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए मशहूर था। हरे भरे वृक्षों का घना आवरण, फूलों की मादक खुशबू और पक्षियों का कलरव पर्यटकों को अपनी ओर खींचता था। मगर रानीवन के इस सौंदर्य के पीछे एक भयानक राज छिपा था, जिसकी जानकारी सिर्फ वहां तैनात फॉरेस्ट अफसर अरुण वर्मा को ही थी। अरुण को रानीवन में तब तबादला हुआ था जब पिछले अफसर अचानक लापता हो गए थे। जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चाएं आम थीं। रात को अनाहत चीखें, पेड़ों पर अजीब निशान और लापता होने वाले जानवर, ये सब रानीवन की भयावहता का खुलासा करते थे। एक रात अरुण अपने दफ्तर में देर से काम कर रहे थे। दफ्तर एक पुराने बंगले में था, जिसकी दीवारों से मानो इतिहास टपकता था। अचानक हवा में ठंडक घिर आई और दिया बुझ गया। अंधेरे में उसे किसी की खून से लथपथ सांसें सुनाई दी। घबराकर उसने टेबल लैंप जलाया तो सामने का नजारा उसे खामोश कर गया। कुर्सी पर बैठी थी एक बेहद खूबसूरत औरत। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके काले बाल उसकी कोमल पीठ को ढक रहे थे। उसके सफेद लिबास पर खून के धब्बे थे। औरत ने अरुण को गौर से देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक भयानक रहस्य छिपा था। आप कौन हैं? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उठकर दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी, जिसमें रानीवन की आखेट करती हुई एक राजकुमारी बनी हुई थी। औरत पेंटिंग के करीब गई और दीवार में धीरे धीरे समा गई, मानो वह पेंटिंग का ही हिस्सा हो। अरुण हक्का बक्का रह गया। वह पेंटिंग के करीब गया और उसे ध्यान से देखा। राजकुमारी की आंखों में एक अजीब चमक थी जो अरुण को परेशान करने लगी। उसे लगा मानो राजकुमारी उसे देख रही है। अगली सुबह अरुण ने अपने सीनियर अफसर श्री सिंह से रात की घटना बताई। श्री सिंह ने बताया कि वह राजकुमारी रानी रत्ना थी, जो रानीवन की रानी हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि रानी रत्ना को जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक ने मार दिया था। श्री सिंह ने बताया, उस तांत्रिक को रानी रत्ना ने जंगल कटाई करने से रोका था, जिससे तांत्रिक गुस्से में था। लेकिन वो औरत, कुछ लोग मानते हैं कि रानी रत्ना चुड़ैल बन गई है और जंगल को अपना अभिशप्त साम्राज्य बना लिया है, श्री सिंह ने कहा। अरुण को रानी रत्ना की भयावहता का अंदाजा हो चुका था। रानीवन अब सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसा भंवर था जो अपने रहस्यों में लोगों को खींच लेता था। रानी रत्ना के अचानक प्रकट होने और दीवार में समा जाने की घटना ने अरुण को बेचैन कर दिया था। श्री सिंह की बातों ने उसके दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या रानी रत्ना वाकई चुड़ैल बन गई थी? और अगर हाँ, तो वह जंगल में क्या चाहती थी? अगले कुछ दिन अरुण के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और जंगल से आती हुई ठंडी हवा उसे कंपा देती थी। एक रात उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दिन में जंगल का नजारा भी पहले जैसा नहीं लगता था। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे डराने के लिए हाथ बढ़ा रही थीं और जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। एक दिन जंगल में गश्त लगाते समय अरुण एक गांव के पास पहुंचा। वहां के लोगों से बात करने पर उसे पता चला कि जंगल में अचानक से पेड़ मुरझा रहे हैं और जानवरों का व्यवहार अजीब हो गया है। गांव के मुखिया रामू ने बताया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जंगल हमारी रक्षा करता था, अब लगता है कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है।
अरुण ने रामू को रानी रत्ना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बातों को सच माना। उन्होंने बताया कि रानी रत्ना जंगल की रक्षक थी और उसकी मौत के बाद से जंगल में अशांति फैल गई है। एक बूढ़ी औरत, दादी अमृता ने बताया, रानी रत्ना की आत्मा जंगल में भटक रही है। वो जंगल को बचाने के लिए पुकार रही है। अरुण को लगा कि शायद दादी अमृता की बातों में कुछ सच हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने जंगल के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, पेड़ों की जांच की और जंगली जानवरों के व्यवहार को देखा। उसे जल्द ही पता चल गया कि जंगल में वाकई कुछ गड़बड़ थी। पेड़ों की जड़ों में कोई काला पदार्थ पाया गया जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। एक रात जंगल में गश्त लगाते समय अरुण को फिर से रानी रत्ना दिखाई दी। इस बार वह जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगल को बचाओ, रानी रत्ना की आवाज हवा में गूंजी। अरुण रानी रत्ना के करीब जाना चाहता था, लेकिन अचानक जंगल में भयंकर आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे और तेज हवा ने अरुण को दूर फेंक दिया। जब तक वह उठा और संभला, रानी रत्ना कहीं नहीं दिखी। अगले कुछ दिनों में जंगल की हालत और खराब हो गई। पेड़ तेजी से मुरझा रहे थे और जानवर जंगल छोड़कर गांवों की तरफ भाग रहे थे। अरुण समझ गया कि जंगल को बचाने के लिए उसे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। उसे जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले काले पदार्थ के बारे में और जानकारी जुटानी थी। साथ ही उसे रानी रत्ना से दोबारा मिलना था, यह जानने के लिए कि जंगल को बचाने के लिए उसे क्या करना होगा। रानी वन के रहस्य धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रानी वन की बिगड़ती हालत को देख अरुण व्याकुल हो उठा था। जंगल के पेड़ तेजी से मर रहे थे और जानवरों का पलायन जारी था। हर रात उसे जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन जंगल की मिट्टी की जांच के लिए लैब से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि मिट्टी में एक खास तरह का जहर पाया गया है जो पेड़ों की जड़ों को नष्ट कर रहा है। यह जानकारी अरुण के लिए एक नया मोड़ थी। अब उसे यह जानना था कि जंगल में यह जहर कहां से आ रहा है। उसने जंगल के आसपास के इलाकों की जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसे एक संदिग्ध ट्रक मिला। ट्रक एक दूरस्थ इलाके से जंगल की तरफ आ रहा था। अरुण ने ट्रक को रोका और उसकी जांच की। ट्रक में भरे हुए डिब्बों में वही काला पदार्थ पाया गया जो जंगल की मिट्टी में पाया गया था। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने ये डिब्बे जंगल में ले जाने के लिए पैसे दिए थे। ड्राइवर को ये नहीं पता था कि डिब्बों में क्या है। अरुण को अब यकीन हो गया था कि कोई जानबूझकर जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल ये था कि ये कौन कर रहा है और क्यों। उसी रात जंगल में गश्त लगाते समय अरुण को फिर से रानी रत्ना दिखाई दी। इस बार वह जंगल के एक प्राचीन मंदिर के पास खड़ी थी। मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित था और सालों से बंद था। रानी रत्ना ने अरुण को इशारा किया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। अरुण हिम्मत जुटाकर उसके पीछे हो लिया। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का वातावरण बेहद भयानक था। मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। रानी रत्ना मंदिर के गर्भगृह में चली गई। अरुण भी उसके पीछे गया। गर्भगृह के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित था, जिसके सामने एक तांत्रिक क्रिया हो रही थी। तांत्रिक एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर क्रोध के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में एक थैली थी जिससे वह जमीन पर काला पदार्थ बिखेर रहा था। अचानक तांत्रिक ने अरुण को देख लिया। वह चौंक गया और जल्दी से तांत्रिक क्रिया को रोक दिया। तुम कौन हो? तांत्रिक ने गुस्से से पूछा। मैं फॉरेस्ट अफसर अरुण वर्मा हूं, अरुण ने जवाब दिया। तुम जंगल को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? तांत्रिक ने ठहाका लगाया। ये जंगल मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये जंगल किसी का नहीं है, अरुण ने कहा। यह प्रकृति की धरोहर है। तांत्रिक ने अरुण की तरफ देखा और एक भयानक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अरुण को लगा कि उसकी सांसें रुकने वाली हैं, लेकिन अचानक रानी रत्ना के चीखने की आवाज गूंजी। तांत्रिक का मंत्र टूट गया। अरुण ने देखा कि रानी रत्ना तांत्रिक के सामने खड़ी है और उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही है। रानी रत्ना का गुस्सा देख
तांत्रिक सहम गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण स्तब्ध होकर यह सब देख रहा था। रानी रत्ना तांत्रिक की तरफ तेजी से बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। तूने मेरी रक्षा के लिए बनाए गए मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? रानी रत्ना की आवाज गरज उठी। तांत्रिक घबराकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे मजबूर किया गया। मुझे इस जंगल को बंजर बनाने के लिए कहा गया। किसने? रानी रत्ना ने दहाड़ते हुए पूछा। तांत्रिक कुछ नहीं बोल पाया। रानी रत्ना ने उसे दीवार से पटक दिया। अरुण को लगा कि तांत्रिक की सांसें रुक गई हैं। रानी रत्ना अरुण की तरफ घूमी। उसकी आंखों में गुस्सा कम हो गया था, लेकिन एक गहरा शोक था। उसे माफ कर दो, रानी रत्ना ने कहा। वह सिर्फ एक मोहरा था। अरुण को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह रानी रत्ना से जवाब मांगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रानी रत्ना धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और आखिरकार हवा में विलीन हो गई। अरुण इधर उधर देखने लगा, लेकिन रानी रत्ना कहीं नहीं थी। वह तांत्रिक के पास गया और उसकी नाड़ी देखी। तांत्रिक जिंदा था, लेकिन बेहोश था। अरुण ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तांत्रिक ने बताया कि उसे एक बड़े व्यापारी ने पैसे देकर जंगल को बंजर बनाने के लिए कहा था। अरुण को अब यह पता लगाना था कि वो कौन सा व्यापारी था जो जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने जंगल के आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि जंगल के पास ही एक बड़ी फैक्ट्री बनने वाली थी। फैक्ट्री का मालिक एक रईस व्यापारी सेठ मलिक था। शक की सुई अब सेठ मलिक पर घूमने लगी। अरुण ने सेठ मलिक से पूछताछ की, लेकिन सेठ मलिक ने किसी भी तरह की साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया। अरुण को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे सेठ मलिक पर पूरा शक था। उसने सेठ मलिक की फैक्ट्री पर निगरानी रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रात को अचानक फैक्ट्री से ट्रक निकलते हुए देखे गए। अरुण ने उन ट्रकों का पीछा किया। ट्रक जंगल के एक सुनसान इलाके में रुके। ट्रक से कुछ लोग उतरे और जंगल में जहर फैलाने लगे। अरुण ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग सेठ मलिक के आदमी थे। अब अरुण के पास सेठ मलिक के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सेठ मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल को बचाने के लिए पहली लड़ाई अरुण ने जीत ली थी, लेकिन रानी रत्ना का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं था। आखिर रानी रत्ना कौन थी और उसे जंगल की इतनी फिक्र क्यों थी? अरुण को जंगल के इतिहास को खंगालना था। उसे रानी रत्ना के अतीत के बारे में और जानना था। शायद इससे जंगल के भविष्य का रास्ता भी साफ हो जाता। रानी वन को बचाने के लिए लड़ाई की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। सेठ मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जंगल को जहर से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से खत्म करने में अभी भी काफी समय लगना था। अरुण के लिए अब सबसे अहम था रानी रत्ना के रहस्य को सुलझाना। रात को जंगल में उसका दिखना और फिर मंदिर में अचानक प्रकट होना, ये सब सवालों का घेरा बना हुआ था। जंगल के इतिहास को जानने के लिए अरुण ने एक स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर त्रिपाठी से संपर्क किया। प्रोफेसर त्रिपाठी रानीवन के इतिहास के जानकार माने जाते थे। अरुण ने प्रोफेसर त्रिपाठी को रानी रत्ना के बारे में बताया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर त्रिपाठी ने अरुण को बुलाया। उनके पास रानी रत्ना के बारे में चौंकाने वाली जानकारी थी। रानी रत्ना कोई चुड़ैल नहीं थी, प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया। वह रानीवन की रानी थी, जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी थी। प्रोफेसर त्रिपाठी ने अरुण को रानी रत्ना के बारे में बताया। रानी रत्ना एक दयालु और प्रकृति प्रेमी रानी थी। उन्होंने जंगल को अपने राज्य का अभिन्न अंग माना और उसकी रक्षा के लिए कड़े कानून बनाए। एक दिन एक तांत्रिक ने रानी रत्ना से जंगल का एक हिस्सा जमींदारों को देने की मांग की, ताकि वे वहां खेती कर सकें। रानी रत्ना ने इस मांग को ठुकरा दिया। गुस्से में तांत्रिक ने रानी रत्ना को जहर देकर मार डाला। लोगों का मानना था कि रानी रत्ना की आत्मा जंगल में भटक रही है और जंगल की रक्षा कर रही है। प्रोफेसर त्रिपाठी की बातों ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्या वाकई रानी रत्ना की आत्मा जंगल में थी, या फिर यह सब सिर्फ लोगों की कहानी थी? अरुण को जंगल के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटानी थी। उसने पुराने मंदिरों और खंडहरों का दौरा किया। उसे एक गुफा में कुछ दीवार चित्र मिले। दीवार चित्रों में रानी रत्ना को जंगल के पेड़ों के साथ बातचीत करते हुए और जंगली जानवरों का आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया था। चित्रों के नीचे एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, जिसे प्रोफेसर त्रिपाठी ने पढ़कर बताया। लेख में लिखा था कि रानी रत्ना के पास प्रकृति से बात करने की शक्ति थी। वो पेड़ों और जानवरों से संवाद कर सकती थी। उनकी यही शक्ति जंगल की रक्षा करने में उनकी मदद करती थी। अरुण को अब समझ में आने लगा था कि रानी रत्ना जंगल के लिए इतनी खास क्यों थी। वह सिर्फ रानी नहीं थी, बल्कि जंगल की रक्षक देवी जैसी थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था। अगर रानी रत्ना की आत्मा जंगल में थी, तो वह अरुण को क्यों दिखाई दे रही थी? क्या वह उससे मदद मांग रही थी? रानी रत्ना के रहस्य के बारे में नई जानकारी मिलने के बाद अरुण की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। प्रोफेसर त्रिपाठी की मदद से रानी रत्ना की प्राचीन शक्तियों के बारे में जानकर वह बेहद प्रभावित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, रानी रत्ना उसे क्यों दिखाई दे रही थी? क्या जंगल को बचाने के लिए उसे कोई खास काम करना था? अगली रात अरुण जंगल में गश्त लगा रहा था। उसकी आंखें लगातार हर हरकत पर नजर रख रही थीं। रात सन्नाटे में कटी, लेकिन रानी रत्ना कहीं नहीं दिखी। निराश होकर अरुण वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे रोशनी की तरफ गया। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा, रोशनी साफ होने लगी। यह एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे जलता हुआ दीप था। वृक्ष के नीचे खड़ी थी रानी रत्ना। उसकी आंखों में उदासी का भाव था। अरुण उसके पास गया और सिर झुकाकर अभिवादन किया। रानी रत्ना ने धीमी आवाज में कहा, फॉरेस्ट अफसर, तुम जंगल के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, अरुण ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन आप मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या आप मुझसे कुछ चाहती हैं? रानी रत्ना ने एक गहरी सांस ली। मेरे जंगल को बचाने के लिए तुम्हें एक खास पौधा ढूंढना होगा। वो पौधा जंगल के जहर का प्रभाव कम कर सकता है। अरुण चौंक गया। उसने जंगल में ऐसे किसी पौधे के बारे में नहीं सुना था। लेकिन वो पौधा कहाँ मिलेगा? उसने पूछा। पौधे के बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, रानी रत्ना ने बताया। वह जंगल के पूर्वी छोर पर स्थित गुफा में छुपा हुआ है। मैं उसे ढूंढ लूंगा, अरुण ने दृढ़ता से कहा। चिंता मत करो, मैं जंगल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। रानी रत्ना ने मुस्कुराई। तुम सच्चे जंगल रक्षक हो अरुण, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अगले कुछ दिन अरुण जंगल के पूर्वी छोर पर स्थित गुफा की तलाश में जुट गया। ग्रंथों में दिए गए संकेतों को ध्यान में रखते हुए उसने कई गुफाओं का दौरा किया, लेकिन उसे वह खास पौधा कहीं नहीं मिला। हताश होकर वह जंगल के एक बुजुर्ग आदिवासी नेता बाबा जयंत से मिला। बाबा जयंत जंगल के रहस्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। अरुण ने उन्हें रानी रत्ना के बारे में बताया और जंगल बचाने वाले पौधे की जानकारी मांगी। बाबा जयंत ने अरुण की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, पौधा जरूर है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। पौधे की रक्षा के लिए एक प्राचीन अभिशाप लगा हुआ है। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, अभिशाप? कैसा अभिशाप? बाबा जयंत ने बताया कि रानी रत्ना को मारने वाले तांत्रिक ने इस पौधे को जंगल से बाहर ले जाने से रोकने के लिए अभिशाप लगा दिया था। अभिशाप के अनुसार जो कोई भी पौधे को छूने की कोशिश करेगा, वह जंगल में खो जाएगा। बाबा जयंत की बातें सुनकर अरुण सकते में आ गया। जंगल बचाने वाला पौधा पाना पहले से ही मुश्किल था। अब इस अभिशाप ने चुनौती और भी बढ़ा दी थी। क्या अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? अरुण ने आशा खोए बिना पूछा। बाबा जयंत ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने बताया, कहा जाता है कि अभिशाप को तोड़ने के लिए रानी रत्ना की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। अरुण को रानी रत्ना की आखिरी इच्छा याद आई। उसने बाबा जयंत को बताया कि रानी रत्ना ने जंगल के किसी हिस्से में दफन होने की इच्छा जताई थी, लेकिन तांत्रिक ने उनके शव को जंगल से बाहर ले जाकर दफना दिया था। शायद रानी रत्ना को जंगल में वापस लाने से
उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अरुण ने कहा। बाबा जयंत ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही हो सकती है। रानी रत्ना की समाधि जंगल के पश्चिमी छोर पर स्थित एक गुफा में है। अरुण ने तुरंत जंगल विभाग के अधिकारियों को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। अधिकारियों ने सहमति जताई और पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर रानी रत्ना की समाधि खोजने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों की खोज के बाद जंगल के पश्चिमी छोर पर स्थित गुफा में रानी रत्ना की समाधि मिल गई। रानी रत्ना के शव को सावधानी पूर्वक निकालकर जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर के पास दफनाया गया। दफन के बाद अरुण ने जंगल में रानी रत्ना के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। जंगल के ग्रामीणों ने भी इसमें भाग लिया। समारोह के दौरान अरुण को अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो जंगल इटसेल्फ उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। अगली रात गश्त लगाते समय अरुण को फिर से रानी रत्ना दिखाई दी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शांति थी। तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, रानी रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जंगल सुरक्षित है। अभिशाप के बारे में क्या? अरुण ने पूछा। रानी रत्ना ने बताया, मेरी आत्मा को शांति मिलने से अभिशाप कमजोर हो गया है। अब तुम बिना किसी डर के गुफा में जा सकते हो। यह कहते हुए रानी रत्ना धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अरुण को विश्वास हो गया कि जंगल को बचाने में उन्हें रानी रत्ना का आशीर्वाद मिल गया है। अगले दिन अरुण बाबा जयंत के साथ जंगल के पूर्वी छोर पर स्थित गुफा की तरफ गया। रास्ते में बाबा जयंत ने उन्हें जंगल में रहने के तरीके और प्रकृति का सम्मान करने के बारे में बताया। गुफा के द्वार पर पहुंचकर अरुण ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। गुफा के अंदर का वातावरण अंधेरा और नम था। धीरे धीरे चलते हुए वह गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। वहां एक चट्टान के नीचे एक चमकीला पौधा उग रहा था। इसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और उससे एक सुखदायक सुगंध फैल रही थी। अरुण जान गया कि यही वह पौधा है जिसकी जंगल को जरूरत थी। उसने ध्यान से पौधे को जड़ से खोदा और बाबा जयंत की मदद से बाहर निकाला। जंगल बचाने वाले चमत्कारी पौधे को लेकर अरुण और बाबा जयंत जल्द से जल्द जंगल विभाग के मुख्यालय पहुंचे। वहां वैज्ञानिकों ने पौधे का गहन अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि पौधे में वास्तव में जहर को बेअसर करने वाले खास तत्व मौजूद थे। यह खबर जंगल के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। वैज्ञानिकों ने पौधे से बीज निकालकर उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। जल्द ही जंगल के हर उस हिस्से में ये पौधे लगाए गए जहां जहर का असर था। पौधों के असर से जंगल धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुरझाए हुए पेड़ों में फिर से जान आने लगी और जंगली जानवर जंगल में लौटने लगे। जंगल का खोया हुआ वैभव वापस आने लगा। इस दौरान अरुण जंगल के लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने लोगों को पेड़ लगाने और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया। कुछ ही समय में जंगल रानीवन एक बार फिर से हरा भरा स्वर्ग बन गया। जंगल की खुशबू हवा में फैलने लगी और पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई देने लगा। एक शाम जंगल के बीचों बीच खड़े होकर अरुण ने पूरे जंगल को निहारा। उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसने जंगल को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अचानक उसे हवा में सरसराहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो रानी रत्ना आसमान में खड़ी थी। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। तुमने जंगल को बचा लिया अरुण, रानी रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सच्चे जंगल रक्षक हो। अरुण ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। रानी रत्ना धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अरुण जानता था कि रानी रत्ना अब शांति से हैं। जंगल उनकी समाधि स्थल है और वह हमेशा जंगल की रक्षा करेंगी। अरुण ने जंगल की तरफ देखा। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। उसे लगा कि जंगल उसे धन्यवाद दे रहा है। यह जंगल का पुनर्जन्म था और अरुण इस नए जंगल का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है कार्बी आंग्लोंग डिफू से वेसोंग हंजंग। अगला नाम है नागालैंड से अरिकशु।
अगला नाम है गुजरात से सीमा। अगला नाम है उत्तर प्रदेश से अफजल अली। अगला नाम है छतरपुर एमपी से मोहम्मद उमर। अगला नाम है दिल्ली से सुभाष कुमार। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है गुजरात अहमदाबाद से मिहिर शाह। अगला नाम है कैथल हरियाणा से सचिन शर्मा पहलवान। अगला नाम है महाराष्ट्र से रोहन आरडी यावतमाल। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है पंजाब से पूनम शर्मा। अगला नाम है असम गुवाहाटी से अनामिका गोस्वामी। अगला नाम है एमपी से सना बैतूल। अगला नाम है नालागढ़ हिमाचल से सलीम कुरैशी। अगला नाम है उत्तराखंड से मनोज। अगला नाम है दिल्ली से गागन जौहर। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है बरनाला जिला से टाइगर खान। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हया खान। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।